પેપર બે તો લેસન હજી, બાકી છે ને. હા હજી આપણો પેપર તો 6 તારીખે છે ને. પણ 6 તારીખે છે મેમ, પછી તો જે પેપર હશે એનું તો રોજ ઓલું રિવાઈઝ કરવું પડશે એમ, પછી તો કઈ ટાઈમ નહી મળે એટલે. થઈ જશે 4 બેટા, દિવસમાં થઈ અમારે જશે. જેટલું થતું હોય એટલું કરી નાખી ને એમ પેલા. હા થઈ જશે, હું મોકલી દઈશ, પીડીએફ મોકલી દઈશ તમને. ઓકે. હા. ઓકે. चलिए तो हम जो है हमारा लेसन कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि शेखर जोशी जी की कहानी है दज्जू, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो एक बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। इसमें जो जगदीश बाबू नाम के व्यक्ति हैं, वो कैफे में चाय नाश्ता करने जाते हैं और वहाँ वह एक छोटे से 9-10 साल के बच्चे को देखते हैं और फिर उससे बात करने की जो कोशिश करते हैं, उसमें उससे पहले वो इस स्थान पर, उस लड़के से बात करने से पहले वो इस स्थान पर जहाँ वो अभी हैं, उस जगह उन्हें अकेलापन महसूस होता है और खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपने गांव से दूर है, अपने अपनों से दूर है, इसलिए वह अकेलापन महसूस करते हैं। तो इस बारे में उन्होंने बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मनुष्य की भावनाएं जो हैं वो विचित्र होती हैं। वो कई सारे लोगों के बीच रहकर भी कभी कभी अकेलापन महसूस करती है, तो कभी कभी अकेले होते हुए भी अकेला महसूस नहीं करते। यही सब बातें वे सोच रहे थे, तब वे मदन को देखते हैं। और मदन जब उनके पास आता है तो उसकी बोली से उन्हें कुछ महसूस होता है, इसलिए वह उससे उसका परिचय प्राप्त करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जगह के हो। और मदन जो है वो अपना नाम बताता है और उसके बाद वह, उसे नहीं पता कि वो किस जगह से है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि पहाड़ से हो। उसे तो यही लगता है कि वह जहाँ रहता है वहीं एक पहाड़ विस्तार है। फिर उसे पता चलता है कि पहाड़ तो सैकड़ों हो सकते हैं और मदन जो है वो अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तार का लड़का है। और यह जानकर जगदीश बाबू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जगदीश बाबू भी अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तारों में से ही थे। फिर उसके गांव का नाम पूछते हैं तो जगदीश बाबू का गांव जो है वो भी उसके गांव के निकटवर्ती गांव पर का ही है, इसलिए वे उससे भी खुश होते हैं। और फिर उन दोनों में काफी जान पहचान हो जाती है और मदन को भी जगदीश बाबू का परिचय प्राप्त करके बहुत खुशी होती है। उसे अपना गांव, उसके साथ साथ अपना परिवार यानी उसकी माँ जिसे वह ईजा कहता है वहाँ, उसके बाबा, उसकी दीदी, उसकी छोटी बहन भूली और उसके बड़े भाई दाजू याद आ जाते हैं। और जगदीश बाबू में उन्हें अपने बड़े भाई दाजू की तस्वीर दिखाई देती है, यानी अपने बड़े भाई जैसे वे लगते हैं। फिर तो दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो जाती है। जब भी जगदीश बाबू कैफे पहुंचते तो मदन उन्हें बहुत ही प्यार से बात करता, उन्हें आते ही जय हिंद बोलता। फिर और कहीं की बातें करता कि भाई यहाँ भी दाजू, उसे उन्हें दाजू ही कहता वो, कि यहाँ भी हमारे गांव जैसी ठंडी होती है, बर्फ पड़ती है, ह्यू यानी बर्फ पड़ती है, हिम पड़ती है यहाँ। और जब भी कोई दूसरी ओर से आवाज आती तो वहां चला जाता और वह जगदीश बाबू के खाने पीने का ध्यान रखता, उनकी जरूरतों के बारे में भी उनसे पूछता रहता था। इसी तरह कुछ दिनों में जगदीश बाबू का एकाकीपन जो है वो दूर हो गया था। अब उन्हें चौक, कैफे, ये सारा शहर जो है वो अपना सा लगने लगा था। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। देखिए, अब मदन के मिल जाने से उनका अकेलापन काफी दूर हो गया था, कि चलो यहाँ कोई अपने गांव का है, तो कुछ है ऐसा यहाँ उन्हें महसूस होता कि अपना सा कुछ है। पर ये जो दाजू शब्द है ना वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था और मदन उन्हें बार बार दाजू ही कहता था। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू चिल्लाता रहता था। फिर एक दिन उन्होंने कहा
कि मदन इधर आओ। तो मदन ने भी आंसर दिया कि आया दाजू। तब दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के जो मध्यम वर्गीय संस्कार थे ना वो जाग उठे। और अपनत्व की पतली डोरी जो थी ना वो अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। और आते ही मदन ने पूछा, दाजू चाय लाऊं? तो तुरंत जगदीश बाबू जो है ना वो गुस्सा हो गए कि चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? अब देखिए यहाँ क्या हुआ, पहले तो उन्हें अपनापन मिला, इसलिए थोड़े दिन तो अच्छा लगा। पर जब अ, अपने और मदन के बीच की जो दूरी है वो उन्हें पता चली, वो उन्हें समझ में आया, या उसका उन्हें एहसास हुआ, तब ये दाचू शब्द जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जगदीश बाबू जो है वो एक मध्यम वर्गीय इंसान थे, ना ज्यादा अमीर थे ना गरीब। और ये जो मदन था वो बहुत ही गरीब था बेचारा, है ना, कैफे में टेबल पर प्लेट्स उठाने का काम करता था वो। तो इसलिए वो तो एक सामान्य से भी कम इंसान था ना, गरीब इंसान था एकदम। और मध्यम वर्गीय इंसान होते हैं ना जो हमारी तरह, वो लोग ना इन सब बातों में बहुत पड़ते हैं, याद रखिए कि उन्हें अमीरों से भी तकलीफ होती है या ज्यादा गरीब होना भी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए ये सब बातें, रीत रिवाज, ये वो बहुत मायने रखता है। जबकि अमीर होते हैं ना, उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता। वो अपने ही, क्योंकि पैसों के दम पर वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अपने ही दम पर रहते हैं। वो ज्यादा इन सब बातों में पड़ते नहीं है, यहाँ वहाँ की बातें, उसकी बातें, या पैसों की चिंता तो उन्हें होती ही नहीं। हाँ। और गरीब जो होते हैं वो भी इन सब बातों में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें तो अपना रोज का गुजरान चलाने की ही फिक्र होती है। जो सब सोच विचार ज्यादा होते हैं ना वो मध्यम वर्गीय इंसानों में ही होते हैं। आया समझ में? इसलिए जगदीश बाबू जो है ना, उन्हें अब अपने और जो मदन है उसके बीच की खाई खटकने लगी थी। और मध्यम वर्गीय संस्कार जो है वो उनके जाग उठे थे। इसके कारण दोनों के बीच बीच जो अपनत्व की डोरी थी ना वो उनके अहम के आगे यानी अभिमान के आगे कमजोर हो गई। और उन्होंने उसे डांट भी दिया कि क्या दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? अब जगदीश बाबू का मुंह मुंह जो है वो क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर भी उनका अधिकार नहीं रह सका। और मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, उन्होंने तो बोल दिया। पर ये उन्हें पता नहीं चला कि अब ये प्रेस्टीज शब्द का अर्थ मदन समझेगा कि नहीं समझेगा। पर बिना पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। देखिए, प्रेस्टीज शब्द का अर्थ मदन को नहीं पता था, पर जगदीश बाबू का क्रोध और उनके हाव भाव देखकर, उनकी बातें थोड़ी बहुत समझकर तो वो समझ ही गया था कि जगदीश बाबू को क्या खटकने लगा है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। स्वाभाविक है, छोटा बच्चा है ना, तो उनके अचानक ऐसा व्यवहार, पहले बहुत सारा प्रेम दिया और अब अचानक ऐसा व्यवहार किया, तो उसे जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर देकर अपनी कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। छोटा बच्चा है, मैंने कहा ना, और बहुत ही उसे गहरी चोट लगी। इसलिए मैनेजर से उसने छुट्टी ले ली सिर दर्द का बहाना करके, और उसकी कोठरी में जाकर वह बहुत रोने लगा। अब उसे घर गांव से दूर, ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता स्वाभाविक ही थी कि चलो कोई मिल गया। वो तो छोटा बच्चा था ना, तो उसे तो ज्यादा आत्मीयता हो गई। जैसे ही मदन जगदीश बाबू ने थोड़ा सा लगाव दिखाया तो वो तो ज्यादा लगाव ही हो गया। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईचा की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से उसे बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो, तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों विवेकपूर्ण होती है। अब देखिए,
उसे जगदीश बाबू के मिलने से काफी अपनापन महसूस हो रहा था। उसे अपने अपनों की जो ज्यादा कमी नहीं लग रही थी। पर ऐसा बर्ताव होने के बाद आज उसे थोड़ा ज्यादा दुख हुआ। इतने समय से वो प्रवासी जीवन जी रहा है, अपने गांव से दूर है तो प्रवासी जीवन ही हुआ ना। पर उसे आज तक इतना दुख नहीं हुआ, और शायद इतनी अपनी माँ की या अपने परिवार की इतनी ज्यादा याद नहीं आई। आती थी याद, पर इतना दुख हो ऐसी याद उन्हें उसे कभी नहीं आई। पर आज पहली बार उसे जगदीश बाबू के ऐसे व्यवहार से उसकी माँ की, उसके बाबा की, दीदी की बहुत याद आने लगी हो। और कहते हैं ना कि अगर आप रो लो ना एक बार, तो आपके अंदर की जो वेदना है, जो पीड़ा है, आपके अंदर जो दुख है, वो आंखों के रास्ते बाहर निकल जाता है। आपका मन जो है ना वो हल्का हो जाता है। इसलिए आ, उसके बाद मनुष्य जो भी निश्चय करता है ना वो पक्का ही होता है, यानी वो सही होता है। अगर आपको दुख है और दुख में आपने तुरंत ही कोई निश्चय किया ना, तो कभी कभी वो निर्णय सही नहीं होता। पर एक बार आपका दुख आपके आंखों के रास्ते निकल जाए, आप थोड़े हल्के हो जाओ, उसके बाद अगर आप कोई निश्चय करो ना किसी बात का, तो वह अच्छा ही होता है। अब मदन जो है वो पूर्ववत काम करने लगा। थोड़ा रो लिया, और फिर से वो अपने काम पे लग गया। और दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब जगदीश बाबू जो है वो दूसरे दिन कैफे अपने रोज के रूटीन की तरह जा रहे थे, तो उनकी भेंट जो है वो अपने बचपन के दोस्त हेमंत से हो गई। देखिए, ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछते हैं कि जगदीश बाबू की भेंट किससे हो गई थी। तो हेमंत, अपने बचपन के दोस्त हेमंत। और हेमंत कौन था जगदीश बाबू का? तो उनका मित्र था, ये याद रखिएगा। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू के इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। अब जैसे ही पहुंचे पहुंचे ना कैफे में दोनों, जगदीश बाबू और हेमंत, तो जगदीश बाबू ने इशारा करके मदन को बुलाया। पर मदन ने जैसे कोशिश की हो कि वह उनसे दूर रहे, ऐसा जगदीश बाबू को भी महसूस हुआ। दूसरी बार बुलाया तब मदन उनके पास आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, और न ही उसने उससे क्या लाऊं दाजू ऐसा कहा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आकर खड़ा हो गया। जैसे ही जगदीश बाबू ने दूसरी बार बुलाया ना, तो आकर खड़ा हो गया, जैसे वह उसे उन्हें जानता ही ना हो। आज ये भी नहीं बोला कि क्या लाऊं दाजू, कुछ बोला ही नहीं, आकर खड़ा हो गया। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, दो चाय दो ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चला गया। देखिए, आज उसने लाया दाजू ऐसा भी नहीं कहा, उसने क्या कहा, लाया साहब ऐसा कहकर चला गया। ना ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ना ही कोई भाव, कुछ नहीं। बस जैसे वो किसी अनजान उसके कस्टमर हो, कैफे में आए हुए उनसे ऑर्डर ले रहा हो, ऐसे ही उसने ऑर्डर ले लिया और लाया साहब कहकर चला गया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाया। उसने बोला ना लाया साहब, तो भाषा से उसने हेमंत ने अनुमान लगाया कि ये शायद पहाड़ी विस्तार का है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और दोनों वार्तालाप का विषय ही बदल दिया, यानी दूसरी बातों में हेमंत से बात करने लगे। मदन जो है वो चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। देखिए, हेमंत ने भी पूछा क्या नाम है तुम्हारा। अब कुछ क्षणों के लिए टेबल पर मौन आ गया, और जगदीश बाबू की आंखें जो है वो नीची हो गई, और मदन की आंखों के सामने सारी स्मृतियां फिर से घूमने लगी। कौन सी स्मृतियां? कि जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर उनसे बातचीत, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ये सारी बीती बातें जो हैं वो मदन के सामने एक क्षण के लिए घूम गई। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा, और उन्हें लगा कि जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? फिर से उसने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया ना मदन ने, इसलिए उसने फिर से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो मदन ने क्या आंसर दिया, देखिए,
बॉय कहते हैं साहब मुझे। क्या कहा? नाम नहीं बताया, मदन नहीं कहा, क्या कहा उसने? सब मुझे बॉय कहते हैं। अब देखिए वो भी समझ गया कि किसी से भावनाओं के रिश्ते जोड़ने ही नहीं चाहिए, फिर हमें दुख मिलता है। इसीलिए अनजान जगह पे अनजान लोगों से भावनाओं के रिश्ते नहीं जोड़ने चाहिए। एक बार जोड़कर उसने देख लिया कि उसे क्या मिला, तो उसे सिर्फ इतना कहा कि बॉय कहते हैं मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा भी लाल हो गया और भी अधिक सुंदर हो गया। यानी आज उसका चेहरा, एक तो गोरा चिट्टा रंग था उसका, तो उसका चेहरा आज और भी अधिक लाल हो गया। चलिए, यहाँ हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग पहले ना व्याकरण लिख लीजिए। चलिए, मैं बोलती हूँ, आपको लिखना है, ठीक है? कुछ बोलिए, कब से आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि लेसन कंप्लीट करना था, इसलिए तो मुझे पता चले कि आप लोग हैं, है ना बॉयस? हाँ मिस। ओके, चलिए लिखे। अ, समानार्थी शब्द। एक मिनट। हाँ, बोलूं? लिखिए समानार्थी शब्द। दीन बंधु। मैम एक मिनट एक मिनट। बोले मैम। मिस ये 15वां पाठ कैंची है? नहीं, मैं समानार्थी। 13, 14 और 15 तीनों के एक साथ ही आपको सारा व्याकरण लिखवा देती हूँ, ठीक है? ओ, हाँ, ठीक है। मैम हाँ, जो लेसन पूरा हुआ था उसके पीछे ही लिखिए। रफ नोट में लिखो ना बेटा अभी, फिर आप थोड़ा तो मैम मैनेज कर लो। फेसबुक के और पीछे लिख दो। हाँ, तो भी चलेगा। ऊपर नंबर ऐसे लगा देना, 13, 14, 15। हाँ मैम। लिखिए, दीन बंधु, उसका अर्थ होगा भगवान। दीन बंधु, भगवान। फिर लिखिए, विपत्ति। विपत्ति तो आपत्ति। विपत्ति तो आपत्ति। प्रकृति। प्रकृति तो स्वभाव। प्रकृति तो स्वभाव। उसके बाद लिखिए, आपा। आपा, उसका अर्थ होगा अभिमान। आपा तो अभिमान। मैम अभिमान या स्वाभिमान? अभिमान। आपा तो अपना अभिमान। निखिल। निखिल तो होगा संपूर्ण। निखिल तो होगा संपूर्ण। उसके बाद तहस नहस। तहस नहस तो होगा नष्ट। नष्ट। फिर गगन तो आकाश। गगन तो आकाश। उसके बाद हस्ती। हस्ती तो होगा अस्तित्व। अस्तित्व।
उसके बाद विरक्ति। विरक्ति तो उदासीनता। विरक्ति तो उदासीनता। रिक्तता। रिक्तता तो खालीपन। मैम वीर शांति तो वीरकंती तो विरक्ति। विरक्ति तो उदासीनता। विरक्ति क आधा और त विरक्ति तो उदासीनता। फिर रिक्तता, उसमें एक भी क आधा और त जोड़ना है, रिक्तता। मीन्स विरक्ति પછી विरक्ति तो उदासीनता। નહીં પછી रिक्तता। रिक्तता तो खालीपन। फिर अभ्यस्त। अभ्यस्त तो आदत। अभ्यस्त तो आदत। बस इतने रखिए समानार्थी शब्द। 3 लेसन के इतने ही है। हाँ, इतने ही करवाने हैं तो बहुत, पर समानार्थक नहीं, अभी नहीं विरुद्धार्थी करवाने। अब उसके बाद विरोधी शब्द। स्मृति तो विस्मृति। स्मृति तो विस्मृति। फिर अपना तो पराया। अपना तो पराया। उसके बाद स्थिर तो अस्थिर। अपना तो पराया। उसके बाद स्थिर तो अस्थिर। फिर मैम आप दोनों ही लिख रहे हो कि बाकी सब भी लिख रहे हैं? वो बाकी तो बॉयज मैम आंसर पता दे। नहीं। ખબર નહીં बाकी बॉयज आंसर देंगे मुझे? मैं उनसे ही पूछ रही हूँ, लिख रहे हैं ना आप लोग कि दो ही लिख रहे हैं? इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, हाँ बॉयज, इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। और मैम ये फिर परीक्षा मैं फिर एग्जाम में वो लोग पूछे भी हमको वो जाएंगे। फोन करते हैं कि हमको फोटो भेजो मैम। नहीं तो आप सोच लो, भेजना है, आप वो मेहनत नहीं करते, आप मेहनत करते हो। ज्वाइन है और ना लिखे तो नहीं भेजना फिर कुछ। फोन करके पूछते हैं हाँ, मत भेजो, मत भेजो। ज्वाइन है फिर भी नहीं लिख रहे हैं तो मत भेजो ना। बोलती ना, मिस ने मना किया है। मैम कोई कोई तो बोलते हैं पूरे फेसबुक का फोटो भेज दो। वो हम कैसे भेज सकते हैं? એમ ज्यादा तो कम। ज्यादा तो कम। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, सॉरी एक मिनट, ये तो एक ही लेसन के हुए ना। हाँ, लिखिए। उसके बाद हस्ती तो बेनामी। हस्ती तो बेनामी। मैम हम्म, बेनामी या बेमानी? बेनामी। बेनामी। हम्म, ओके। अंगार तो ओला। અંગાર તો ओला। ઓલા फिर निर्माण तो हास। निर्माण।
तो हास। उसके बाद सत्संग तो कुसंग। सत्संग तो कुसंग। विष तो अमृत। विष तो अमृत। गुरु तो लघु। मैम विष तो क्या अमृत? विष तो अमृत। गुरु तो लघु। संभव तो असंभव। ओके, उसके बाद भाववाचक संज्ञा लिखिए। अब थोड़ा व्याकरण नया भी होगा। भाववाचक संज्ञा, पहला भाववाचक शब्द। भाववाचक शब्द। सूचना बनाइएगा बॉयस। भाववाचक शब्द। मैम संज्ञा लिखा है, भाववाचक संज्ञा। शब्द, उसमें लिखिए पहला शब्द कर देना। उसमें लिखिए पहला मित्र तो मित्रता। मित्र तो मित्रता। दीन, दीन, दीर्घा करना दीन में। दीन तो दीनता। शत्रु तो शत्रुता। मैम शत्रु के शत्रु। 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 हम्म, शत्रु तो शत्रुता। उसके बाद लिखिए साधारण चीजों का अपना महत्व होता है। सेंटेंस लिखिए, उसी में है। साधारण चीजों का अपना महत्व होता है। अब इसमें भाववाचक शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? अपना। महत्व। महत्व। बाकी के बॉयज हैं कि सारे लेफ्ट हो गए, सिर्फ दो के अलावा? मैम या बहुत सारे मैं लेफ्ट मैम हो गए, महत्व। 11 थे मैं मैम, अभी 8 हो गए। मैं बाकी के बॉयज को भी लेफ्ट कर दूं? प्रत्येक को परोपकार करना चाहिए। प्रत्येक को परोपकार करना चाहिए। मैम इसमें उस महत्व लिखना है ना, चौथे हाँ, फोर में। हाँ, महत्व, महत्व। फिर महत्व। उसके बाद का सेंटेंस प्रत्येक को परोपकार करना चाहिए। उसमें परोपकार। मीन्स हम्म। मीन्स सिर्फ हाँ, महत्व बोलो बेटा। लिखने का है क्या? महत्वता। महत्व। सिर्फ महत्व महत्व के लिखिए। नीचे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर दो उसके नीचे, हाँ। है ना? हाँ, प्रत्येक यानी को। आपका आंसर। फिर प्रत्येक को परोपकार करना चाहिए। उसमें परोपकार के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। यानी अगर सेंटेंस पूछा जाए तो भी आप ढूंढ सके, और शब्द पूछे जाए तो भी आप कर सके।
फिर उसके बाद लिखिए मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है। मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है। इसमें बड़ी बड़ी के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। फिर लिखिए जगदीश बाबू का जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। क्रोध के कारण तमतमा गया। उसमें आंसर होगा क्रोध। क्रोध के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। क्रोध के कारण फिर तमतमा गया। क्रोध आंसर होगा उसका। फिर लिखिए एकाकी। एकाकी तो एकाकीपन। रिक्त। रिक्त तो रिक्तता। फिर अपना तो अपनापन। अपना तो अपनापन। आतुर तो आतुरता। आतुर तो आतुरता। और अब लास्ट में लिख लीजिए मुहावरे। मुहावरे मैम लास्ट क्या बोले? आतुर तो आतुरता। उसके बाद मैंने कहा अब हम मुहावरे लिखेंगे। बोलिए। जो लोग नहीं है ना बहुत पछताने वाले हैं क्योंकि ना ही मेरे पास इसकी पीडीएफ है और ना ही मैं बनाने वाली हूँ। अजनबीपन की खाई दूर होना। अजनबीपन की खाई दूर होना। आंसर लिखिए उसका अच्छी तरह परिचय होना। अच्छी तरह परिचय होना। उसके बाद चेहरा तमतमाना। चेहरा तमतमाना। आंसर लिखिए क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। उसके बाद अभ्यस्त होना। अभ्यस्त होना। उसका आंसर होगा आदत पड़ जाना। आदत पड़ जाना। क्या क्वेश्चन क्या है? अभ्यस्त होना
अभ्यस्त होना, उसका आंसर होगा आदत पड़ जाना। उसके बाद लिखिए गर्क होना। गर्क होना यानी डूब जाना। डूब जाना। तहस नहस होना, उसके बाद का तहस नहस होना, उसका आंसर होगा नष्ट होना। नष्ट होना। मैम दस नो सोना तो क्या? नष्ट होना। मैम हम्म। वृद्ध हो जाना, हम्म। उसका अर्थ। क्या कहा? वृद्ध हो जाना, चौथा, नहीं चौथे का समझ में। आंसर। आप बोले क्या? प्रश्न क्या बोले? सुना ही नहीं दिया। वृद्ध हो जाना। गर्क होना। गर्क होना। क के ऊपर रेफ आएगा। गर्क होना। गर्क होना, उसका आंसर होगा डूब जाना। डूब जाना। उसके बाद थाह ओके। लेना। थाह। थाह। क्या मैम? थाह। थर्ड नो हाँ थ। हाँ था। हाँ हाँ। और ह। थाह लेना। गहराई मापना। गहराई मापना। फिर मैम? रुको रुको, अल्फाज नहीं लिखेगा जल्दी। लिखा गया मैम। लिख लिया? मुझे लगा आप नहीं पहुंच पाओगे इसलिए। ना ना मैम। ओके चलो। ज्वालामुखी सा फटना। लास्ट। ज्वालामुखी सा फटना। अत्यंत क्रोध में बोलना। अत्यंत क्रोध में बोलना। ओके। अब हाँ लिखिए शब्द समूह। व्याकरण का लास्ट क्वेश्चन, शब्द समूह। किसी का साथ न होना। किसी का साथ न होना, उसका आंसर होगा निःसंग। निःसंग। फिर? उसके बाद लिखिए बिना प्रयास के। बिना प्रयास के। फिर? अनायास, उसका आंसर होगा अनायास। हाँ ना यार। ओके मैम, बाद में। रुको रुको, अल्फाज। हाँ मैम, जहां लिखा गया। कोई न हो ऐसा स्थान। जहां हम्म, कोई न हो ऐसा स्थान, निर्जन। फिर बुद्धि का काम न करना। जड़ता। बुद्धि का काम न करना, आंसर होगा जड़ता।
फिर मैम दूसरों पर की गई भलाई, दूसरों पर की गई भलाई, परोपकार। गरीबों का बंधु, गरीबों का बंधु, दूसरों की कई भलाई दूसरों पर की गई आशा भलाई, परोपकार। उसके बाद गरीबों का बंधु, आंसर होगा दीन बंधु। गरीबों का बंधु दीन बंधु। और लास्ट लिखिए, जिसे किसी की भी सहायता नहीं है, जिसे किसी की भी सहायता नहीं है,